हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। कब हुआ? 1707 में पारित हुआ। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। और आपसे और पूछेगा कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का भी संस्थापक मेजनी ही था। याद रखिएगा, कोई दिक्कत। और पूछा कि मेजनी का जन्म कब हुआ। मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1805 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर है अगला क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, मेजनी से यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन हो गया कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो मेजनी को सॉरी। फिर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें चुनना होगा। तो आंसर हो जाएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, और मेजनी का जन्म कब हुआ? तो 1805 ईस्वी में। याद रखिएगा, यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक भी मेजनी थे, जो कि आपको हम पहले ही बता दिए। ठीक है, यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। फिर आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन व्यवस्था। क्या था? निरंकुश शासन व्यवस्था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश शासन व्यवस्था ही था। फिर है कि फ्रांस में किस शासक वंश की शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा कराई गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा कराई गई थी? तो बुर्बो राजवंश। ठीक है, बुर्बो राजवंश। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आगे है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 में। और किसने लागू किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि कब पारित हुआ तो 1804 में। और किसने पारित करवाया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। याद रखिएगा। और पूछेगा कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। समझ में आया। फिर आगे है कि मेटरनिख कौन था। देखिए, हम आपको बताएं और वह क्वेश्चन आ भी गया कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, इसका कहना था कि किसी देश पे शासन तो करो पर उसका विकास मत करो। फिर है आगे क्वेश्चन कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? तो यह मेटरनिख ने कहा था। कौन कहा था? मेटरनिख ने। याद रखिएगा कि कौन कहा था इसको। तो इसको मेटरनिख ने कहा था। समझ में आया। फिर है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आगे है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया। कौन था? किसने किया? गैरिबाल्डी ने किया।
और गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कौन सा काम करता था, तो नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। समझ में आया। फिर है कि कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ। कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ, तो 1810 में, सन 1810 में। और कार्बोनरी का सदस्य कौन था, हम आपको बताया कि मेजनी था। मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। फिर है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, आपको हम बताया कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक था। फिर आगे है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि काउंट काबुल ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। कहाँ किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। समझ में आया, कोई दिक्कत। फिर आगे है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। कहाँ का, प्रसा का शासक था। अब यह सब क्वेश्चन याद रखिएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो प्रसा का शासक था। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। यहाँ पर जॉल्वे राइन हो जाएगा। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की, तो प्रसा ने की। किसने, प्रसा ने, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ। सीडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो सीडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। आप इसको याद रख सकते हैं कि दोनों में स्टार्टिंग में पी आता है। क्या आता है, दोनों में स्टार्टिंग में पी आता है। पी से फ्रांस और पी से प्रसा। ठीक है। सीडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो फ्रांस और प्रसा के बीच। फिर आगे है कि बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था, तो बिस्मार्क हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। किसके विचारधारा से, हीगेल के। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। कौन सा देश था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन, ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, अगर ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछे तो कौन था, तो मेटरनिक था। कौन, मेटरनिक था। कोई दिक्कत आपको, मेटरनिक था। और आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मेटरनिक काल कब से कब तक कहा जाता है। मेटरनिक काल कब से कब तक कहा जाता है, तो 1815 से 1848 के समय को मेटरनिक काल या मेटरनिक समय कहा जाता है। क्लियर हुआ। आपसे सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन है आगे कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। इसको हम और बोलते हैं कि जर्मन राइन राज्य भी बोलते हैं इसको। जर्मन राइन राज्य के स्थापना किसने किया, तो नेपोलियन ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने। कोई दिक्कत आपको इसमें। फिर आगे है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद, तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कोई दिक्कत आपको। फिर है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में हुआ। कब हुआ, सन 1871 में हुआ। याद रखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि जॉल्वे राइन क्या थी। जॉल्वे राइन क्या थी, तो जॉल्वे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी, जॉल्वे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। कोई दिक्कत आपको। फिर है कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं कि हम ऑप्शन क्यों नहीं दिए हैं, तो आपका कम समय लगे और ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बन सके, इसलिए हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधे प्रश्न और उत्तर लिखवा दिए हैं। आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको। फिर आगे क्वेश्चन है कि हीगेल कौन था। हीगेल कौन था, हीगेल कौन था, तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था, हीगेल एक दार्शनिक था। समझ में आया, कौन था हीगेल, तो हीगेल एक दार्शनिक था।
फिर आगे है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। आया समझ में। फिर है कि जर्मन राइन, हम आपको अभी बता दिए हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। आया समझ में। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। और बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।